स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज दी जा रही है जो 10th और 12th क्लास के लिए है, साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है। इस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं 2023 वाले सेशन के लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th। इससे पहले हम लोग 10th क्लास के हिंदी मीडियम की सारे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। ये 2023 वाले सेशन के लिए जो आपका 2023 का एग्जाम है वो 75 मार्क्स का होगा मैथ्स का, जिसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के। तो इस वीडियो में ये हम 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। आपका जो इस बार का कंटेंट है वो कुछ रिड्यूस हो गया है। तो 2023 में से कौन कौन सा कंटेंट रिड्यूस हो गया? चैप्टर फर्स्ट में से यूक्लिड डिवीजन लेमा और रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल, ठीक है, ऐसा ये सारा कंटेंट आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना या फिर आप परीक्षा बोर्ड में से देख सकते हो। इस पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, बलास्ट कोचिंग क्लासेस गूगल के ऊपर सर्च करना है ये, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो आपकी पहली लिंक होगी उसको आप ओपन कर लेना, तो आप इसके ऊपर आ जाओगे, ये वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपके 9th क्लास, यहाँ पे 10th क्लास, 11th और 12th क्लास ऐसे क्लास वाइज दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, 10th मैथमेटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे और स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी की बुक, फार्मूलाज वगैरह और आईएमपी क्वेश्चंस, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जब भी आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओ तो आप हमारा रेवेन्यू जरूर जनरेट करवाना। हमने टारगेट रखा हुआ है 500K का। जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तो ये सारी आप लोगों को चीज़ें बदल करके दे देंगे और उसको और ज़्यादा अपडेट कर देंगे, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर पढ़ाना आप लोगों को और मैथ्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए आप हमारी रेवेन्यू जरूर जनरेट करवाना। हमारा यूट्यूब चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस के नाम से, जिसमें 11.7 के सब्सक्राइबर हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमने आप लोगों के लिए 10th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 की भी एक सीरीज दे करके रखी है, 10th परीक्षा बोर्ड 2023 की दे करके रखी है, और 10th आईएमपी क्वेश्चंस की भी एक सीरीज दे करके रखी है। तो आपको ये तीनों सीरीज देख लेना। बहुत जल्दी हम लोग 10th परीक्षा अध्ययन की भी एक सीरीज लेकर के आएंगे। चलते हैं हम हमारे मेन कंटेंट की तरफ। तो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका हमारा फर्स्ट है फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो हमारे दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक इवन नंबर का और एक होता है हमारा ऑड नंबर का। तो जब ऑड नंबर में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, यानी ऑड नंबर का हो जाएगा हमारा 2m + 1, और इवन नंबर में रिमाइंडर आता है हमारा 0, तो इसका हो जाएगा हमारा 2m, ठीक है। तो इसका फॉर्म हमारा क्या हो गया, इवन नंबर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2m। उसके बाद में सेकंड है फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया था ऑड में क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है 2 से भाग देने पर, तो ये क्या आ जाएगा 2m + 1। उसके बाद में अगला है तीसरा, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 60m - 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। क्योंकि अगर ये हमारा एचसीएफ है 65 एंड 117, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो पहले इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो बराबर में रख देंगे इसके, तो यहाँ से हमारा m बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32 एंड एलसीएम इज 8 देन एचसीएफ। तो हमने ऐसा पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है हमारा एलसीएम × एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर हमारा कितना है, तो ये 32, एलसीएम हमारा 8 हो गया, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एचसीएफ। जैसे ये 8 को हम दूसरी तरफ इधर लेकर के आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 से 32 को डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा, यानी एचसीएफ बराबर कितना आ गया 4। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए यानी 4। नेक्स्ट है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर q एंड p कैन बी द एक्सप्रेस p = ab² और q = aq(b), a एंड b बीइंग द प्राइम नंबर, देन एलसीएम p एंड q। तो हम इसमें से दोनों निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे एक ए और एक बी कॉमन है तो इसका क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, पहले वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो एक ए है और फिर उसके बाद में एक बी है, फिर जो जो बच रहा है उसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बी बच रहा है और ए कितना बच रहा है, तो ए भी हमारा 2 बार बच रहा है, यानी a²। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा a³ b²।
ठीक है। तो इसका हमारा HCF कितना आ जाएगा, A3B²। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, A3B²। छठवां हमारा द HCF ऑफ 96 एंड 404 इज, तो इन दोनों का HCF क्या होगा। तो HCF या तो आप इसको निकाल लो या फिर ऑब्जेक्टिव से चेक कर सकते हो। तो जैसे हम ऑप्शन से चेक करेंगे तो 120 से तो 96 कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 10 से भी हमारा 96 नहीं कटेगा, क्योंकि जिसके पीछे जीरो होगा उसी से, मतलब 10 से वो करते हैं जिनके पीछे जीरो होता है, तो 10 भी ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम 3 की बात करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, और 3 से 8 कटता नहीं है, मतलब 3 से ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही नंबर बच जाता है 4। तो 4 से ये हमारा क्या डिवाइड हो जाएगा, तो इसका HCF कितना है, 4। नेक्स्ट है HCF ऑफ 91 एंड 21 इज, तो जैसा अभी हमने किया था हम वैसे ही कर सकते हैं। जैसे 91 से 21 कटेगा नहीं, फिर 21 से 21 तो कट जाएगा और 91 नहीं कटेगा हमारा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। 12 से तो हमारा 21 भी नहीं कटेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, वैसे तो नहीं, इसका HCF 1 भी नहीं, इसका HCF 7 आना चाहिए, क्योंकि 91 को जैसे हम लिखते हैं 13 × 7, और एक और क्या है 21 को, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 7, तो 7 कॉमन आ रहा है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 7। पर ये यहाँ पे ऑप्शन में दे करके नहीं रखा है, और यहाँ पे C दे करके रखा है 1, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 7। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। HCF AB एंड LCM AB इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाएगा AB, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM × HCF। दूसरा इफ A इक्वल टू x³ y² एंड B इक्वल टू xy³ वेयर xy इज द प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ AB विल बी, तो HCF कितना हो जाएगा, जो कॉमन है आप उसको ले लो। जैसे x दोनों में है और दोनों में y² भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, xy²। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, √5 इज अ नंबर, तो जो रूट के अंदर नंबर लिखे जाते हैं और वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। चौथा हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ आर नंबर, तो ये कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों रियल नंबर होते हैं। दूसरा 2k + 1 वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये किस फॉर्म का है, जैसे रिमाइंडर 1 आ जाता है तो ये ऑड फॉर्म का है, यानी ऑड नंबर है। 2k वेयर k इज अ पॉजिटिव, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन नंबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो ये क्या होता है, ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। ये मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा करके बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के रेवेन्यू जरूर जनरेट करवाना है, जो कि हमने टारगेट रखा हुआ है 500K। अब जितना उसमें ऐड देखोगे उतना ज़्यादा हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे कि हम आपको ये और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो, हम लोग लाइव क्लास करेंगे बहुत जल्दी, तो उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पहला, राइट द ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या है, ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। थर्ड है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 0 हमारा एक ऐसा है जो होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। चौथा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी द एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, तो ये भी सही है कि हर एक कंपोजिट को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 इज अ रेशनल नंबर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला है √p इज एन इरेशनल नंबर, देन p इज विच टाइप ऑफ नंबर, तो p हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये क्या है, ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी द एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, तो ये हमारा क्या है, जैसे जब भी हमारे कोई से दो, मान लो कोई सा एक नंबर है, जैसे ये नंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो वो एक ही निकलेगा, एक मतलब यूनिक निकलेगा। जैसे मान लो हमारा 6 है, तो क्या अगर 2 × 3, इसका कोई और दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा। हाँ, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 3 × 2, क्योंकि ऐसा लिखोगे तो ये ऑर्डर को चेंज कर दिया है। तो किसी भी एक नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं जब तक कि उसके क्या ऑर्डर को चेंज करके ना लिखा जाए। अगर आप ऑर्डर को एक जैसे ही लिखो या ऑर्डर को चेंज होना कंसिडर ना करो तो सबके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यूनिक होते। जैसे और भी कोई नंबर ले लेते, मान लो 12 लिया, तो 12 का क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3, बस ये किसका प्राइम फैक्टर है। ऑर्डर को आपको चेंज नहीं करना है, तो 2 2 बार आएगा, 1 बार 3 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है।
उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो इफ ए एंड बी आर द टू नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर ए और बी हमारे दो नेचुरल नंबर हैं तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ही होता है हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ ऑफ ए बी एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए बी। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये p is a prime number and a be a positive integer if p divided a square then which can say the statement। तो अगर हम p से डिवाइड करते हैं a स्क्वायर को, मतलब p हमारा डिविजुअल है a स्क्वायर से, a स्क्वायर का हम भाग देंगे और p हमारा कट जाएगा, तो ये a से भी क्या हो जाएगा हमारा डिविजुअल हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं a is also a factor of p। तो इधर देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, इन्होंने लिखा है डेफिनेटली से दैट द p डिवाइड ए, मतलब p क्या हो जाएगा हमारा, जब a स्क्वायर से डिविजुअल है तो p a से भी क्या हो जाएगा डिविजुअल, यानी a स्क्वायर का भाग जब हम p में देते हैं तो मान लो रिमाइंडर आता है हमारा r इक्वल टू 0, तो अगर मैं a का भाग भी p में दूंगा तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा r इक्वल टू 0। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा इफ a इक्वल टू बी क्यू देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो b इज अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि हम जानते हैं कि a हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, b से भी और q से भी, अगर a इक्वल टू बी क्यू लिखा हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो ये हम लोग अभी नहीं कर रहे, एक आध बार लाइव क्लास लेकर के आपको ये सारे क्वेश्चन बता देंगे। उतने जल्दी लाइव क्लास आप लोगों को देने लग जाएंगे रेगुलर तौर पे, जितनी ज़्यादा आप ये वीडियो में व्यूज़ वगैरह आएंगे और जितनी ज़्यादा मतलब कमेंट और लाइक आएंगे तो उतनी जल्दी हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर और सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल। तो इसका पहला है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 49 विल बी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू रख दो 0 और 49 को लिख दो 7 का स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा +7 -7 यानी फर्स्ट। दूसरा है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी। तो पॉलिनोमियल का सम क्या होता है जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन में a। और इसको अगर हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a हमारा क्या हो गया 6 और b क्या हो गया 13। तो -b अपॉन में a है यानी -13 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर आ गया हमारा -13 अपॉन में 6। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 विल बी। तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू होता है हमारा c अपॉन में a, और इसमें c हमारा कितना है 24 और a कितना है 1 यानी 24 अपॉन में 1 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो यह है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है हमारा, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कितना है हमारा ये -3। तो अगर हमारा कोई p ऑफ -3, ये p ऑफ x है, अगर मैं p ऑफ -3 निकालूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0। तो x की जगह पे मैं क्या कर दूंगा -3। तो ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब लिख नहीं सकता क्योंकि स्क्रीन छोटी है और हाथ से लिखते तो जाता नहीं है, तो इसको ध्यान से समझना। x की जगह पे मैं क्या रखूंगा -3, तो p ऑफ -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा k -1 तो ऐसे ही रहेगा और जैसे ही -3 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस k ऐसे ही रहेगा और -3 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -3 के। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा -3 के प्लस 1, ये किसके बराबर होगा 0 के। तो जैसे ही 9 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 9k -9 -3 के और प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो -9 और +1 तो ये हो गया 8, इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 9 के में से 3 के जाएंगे तो ये बचेगा 6 के, यानी ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 6 के। तो अब आप 6 से 8 को काट सकते हो, तो 6 इधर आएगा तो 2 से कट जाएगा, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी आंसर आएगा 4/3। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा फिफ्थ,
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इज, तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज -3 और 4 हैं तो कौन सा होगा। तो आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, जैसे एक एक करके इनको इनमें रख करके देखो, जो दोनों को रखने पर जीरो आ जाए एक तो वो हो जाएगा, या फिर आप अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हो। और तो हम ऐसा करते हैं कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से चेक कर लेते हैं। तो जैसे इन दोनों का सम करेंगे -3 और 4 का, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, यानी जिसका हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a रखने पर +1 आएगा, वो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। और अगर दो आ गए ऐसे में तो फिर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से भी चेक कर लेंगे। तो हमारा कितना आना चाहिए, तो ये आना चाहिए हमारा प्लस का 1। तो पहला होता है हमारा, इसका हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और एक और माइनस फार्मूले का अपॉन में 1, यानी इसका भी आ रहा +1। इसको चेक करेंगे तो ये -1 अपॉन में 1, ये तो माइनस का आ रहा तो ये गलत है। इसको चेक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2 अपॉन में 1/2, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का 1, इसमें भी +1 आ रहा है। इसको चेक करेंगे तो इसमें -1 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन क्या है, सही है। अब आगे हम डॉट प्रोडक्ट से चेक करा लेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, तो प्रोडक्ट कराने पर -12 आना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसका गुणा कराऊंगा अल्फा डॉट बीटा का, तो ये क्या होगा हमारा c अपॉन में a हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो -6 अपॉन में क्या जाएगा 1/2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -12। इसको अगर मैं रखूंगा तो ये भी हमारा क्या हो रहा है -12। तो ये दोनों ही हमारे हो रहे हैं। तो जब ऐसा अगर हमारे कभी कंडीशन आ जाए तो आप एक वैल्यू रख करके देख सकते हो। जैसे मान लो हम 4 को रख करके देखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 16 - 4 इक्वल -12। तो जैसे हम ये रखेंगे तो ये तो हो गया 0। इसमें अगर हम 4 रख करके देखेंगे तो 16/2 -4/2 -6, इसको हमने भाग दिया तो ये कितना बचेगा हमारा 8। और जैसे ही हम 2 से भाग देंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 2 से 4 में भाग दिया तो ये भी, मतलब ये दोनों ही हमारे सही आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5th का। तो ये A और C दोनों ही हमारे जीरोज हो रहे हैं। और ये एक तरह से इसमें तो ऐसा दे करके रखा है कि केवल ये आंसर सही है, क्योंकि आप इसको चेक करोगे तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इसमें, तो ये इक्वेशन बना ले रहा है सेम। जब 0 के उधर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा। तो इसका आंसर C भी है और A भी है। उसके बाद में अगला है हमारा, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c, then the value of alpha डॉट बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन में a। ये आपको दो फॉर्मूले जरूर याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a, और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन में a। उसके बाद में अगला है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 विल बी। तो जैसा अभी हमने किया था x² - 49 का, वैसे इसका करेंगे। x² - 3 का तो किसी का होता ही नहीं, तो इसको √3 करके हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी एक आ जाएगा हमारा x - √3 और एक बार आ जाएगा हमारा x प्लस √3। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 3, इसको रखेंगे तो x बराबर -3। तो आंसर क्या आएगा +3 और -3, यानी प्लस √3। 8वां है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन में a। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b। तो इसका लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज होता है, तो डायरेक्ट लिख लो ax प्लस b इक्वल टू 0। b को उधर लेकर के जाएंगे तो ax बराबर क्या हो जाएगा -b, और a को उधर लेकर के जाएंगे तो -b अपॉन में a। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एक ही जीरोज होगा वो भी -b अपॉन में a। अगला 10वां, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा b² - 4ac रूट के अंदर, तो सॉरी b² - 4ac होता है ये हमारा, तो क्या हो जाएगा b² - 4ac। अब b हमारा कितना है, इसमें -4 है, तो -4 का स्क्वायर क्या है 16 -4, a हमारा 1 है और c भी हमारा कितना है 4 है। तो 4 का 4 में गुणा किया 16, 16 में से 16 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। 11वां है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं 3। बाकी का आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है द नंबर ऑफ द जीरोज इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो सकते हैं 2। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारा क्या होता है c अपॉन में a। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा c अपॉन में a। दूसरा सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का सम क्या होता है जीरोज का,
माइनस बी अपॉन में ए, और इसका बी कितना है -7, -1 और पहले से फॉर्मूले में, तो हो जाएगा 7 अपॉन में ए कितना है 2, यानी आंसर आएगा 7/2। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस ए प्लस 1 x प्लस बी आर 2 एंड -3, देन a इक्वल टू एंड b इक्वल टू, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अगर इसमें हमारे जीरोज 2 और -3 है तो इसको हम एक एक करके रख करके देख लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें 2 रखेंगे तो एक आ जाएगा a और b में रिलेशन, और 3 रखेंगे तो एक आ जाएगा, इन दोनों को हम सॉल्व करा देंगे। 2 रखते हैं तो देखो ये क्या हो रहा है हमारा 4 प्लस ए, ये a प्लस बी, a प्लस 1 और इसकी जगह 2 और प्लस b, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2a प्लस 2 और प्लस का क्या आ जाएगा b, यानी कुल मिलाकर के 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है। 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस के 3 से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा माइनस का 3a, और ये इधर से हो जाएगा माइनस का 3 प्लस b, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो बराबर में इसके 0 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो a और b आ जाएगा। तो a और b हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू हमारा -6। पांचवा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक है तो कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, या फिर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 3 होगी तो इसको क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये ट्राइनोमियल लिखा है, कभी कभी ये ट्राइनोमियल नहीं भी हो सकता है, पर क्यूबिक पॉलिनोमियल सही आंसर है। नेक्स्ट सम ऑफ द 2 पॉलिनोमियल इज, तो 2 पॉलिनोमियल का सम हमारा क्या, सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल का हमेशा क्या आता है, एक नया पॉलिनोमियल ही निकल करके आएगा अगर मैं 2 पॉलिनोमियल को जोड़ रहा हूँ तो। तीसरा मैच द कॉलम सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल का सम, -b अपॉन में a, तो ये हो जाएगा -11 अपॉन में 1, यानी -11। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या होता है c अपॉन में a, c क्या है -12, तो -12 अपॉन में 1, यानी आंसर आएगा -12। तीसरा फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये हमारा क्या हो रहा है a प्लस बी का, ये ऐसा बन रहा है कुछ x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x² प्लस ax प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करेंगे x की जगह 1 रख देंगे, बराबर में 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस a प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा -3 आएगा। यहाँ पे +3 लिखा हुआ है पर हाँ b बराबर हमारा प्लस का ही 3 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो -1 आएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3। अगला हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला एनी पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2 कैन हैव अ मोस्ट 2 जीरोस, तो ये हमारा क्या है ट्रू। दूसरा 1 and 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये हमारा क्या है, जैसे हम 1 रख करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 -4 इक्वल टू 0, पर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या है फॉल्स है। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px आर द प्रीसियसली एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y एक्सिस इंटरसेक्ट द x एक्सिस, तो ये हमारा क्या फॉल्स है, क्योंकि ये हमारा मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है वो कि जैसे ही हमारा y एक्सिस को कट करेगा उतनी बार, तो ऐसा नहीं होता है, जो x एक्सिस को जितनी बार कट या टच करता है उतने जीरोस होते हैं। चौथा अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू c अपॉन में a, तो ये भी फॉल्स है, ये हमारा क्या होता है -b अपॉन में a। नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला है ए बी सी इज द रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी द विच फॉर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या ax क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर मैं 0 लिखते हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax² प्लस bx प्लस c आ जाएगा। दूसरा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b अपॉन में a, और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन में a।
उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें होता है -d/a। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -d/a। उसके बाद में अगला हमारा चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, और मैं आपको पहले बोल रहा हूँ हमारी रेवेन्यू जनरेट ज़रूर कराना, जिससे कि क्या हो जाए, हम आपको और अच्छा कंटेंट ये वाला दे सकें। पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी, तो इसके हमारे क्या हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको a1/a2 b1/b2 ऐसे रखते हैं, तो आ जाएगा 6/15 और बराबर में लिख देते 3/-7। तो ये 3 से हमारा कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो ये इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा सेकंड, द वैल्यू ऑफ के विच पेयर ऑफ द इक्वेशन विल वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। तो इसको हम बराबर लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2/में k-1, ये 2/k-1 और 3 में क्या आ जाएगा, k+2। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा इसका 7, तो 7 में क्या आ जाएगा, 3k। इन दोनों का हम क्या करा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। तो जैसे ही हम ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये 3 का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9k, बराबर क्या हो जाएगा, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7k, 7 का k में गुणा होगा तो 7k, और 7 का 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 14। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 - 7k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k बराबर कितना आ जाएगा, 14। तो जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, 7, यानी इसका आंसर क्या है, सी। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, इफ द सिस्टम इक्वेशन गिवन। तो जब हमारा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, और पैरेलल लाइन में क्या होता है, हैज नो सॉल्यूशन। उसके बाद में अगला है हमारा, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। तो लाइन हमारी कैसी होगी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटरसेक्ट हो सकती है या कोइंसिडेंट। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब यार सॉल्यूशन निकलना चाहिए, मतलब पैरेलल लाइनें नहीं होंगी, तो या तो ऐसा केस बन सकता है या फिर ऐसा केस बन सकता है, इसी के ऊपर दोनों लाइनें अध्यारोपित हो। नेक्स्ट है पांचवा, द कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर इक्वेशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक आएगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसका सही आंसर है। और ये आपको जरूर याद करके जाना है, इसका एक ऑब्जेक्टिव आता ही है, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइन की, और ये तीनों बराबर है तो ये किसकी है, कोइंसिडेंट की, और ये हमारा किसका, इंटरसेक्ट का। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, लाइन x - 2y इक्वल टू 0 r। तो ये हमारी कैसी है, तो एक एक करके हम रख लेते, तो ये आ जाएगा 1/3 बराबर -2 में +4। ये दोनों ही हमारे बराबर नहीं आ रहे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, इंटरसेक्ट लाइन का हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ केस ऑफ द इक्वेशन हैज। तो जैसे ये बराबर हो जाता है तो इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट है, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। तो इसके कितने होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/-3 इक्वल टू 2/-6 इक्वल टू 5/1। इसको जैसे ही हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये तो माइनस के दोनों, ये 1/3 मतलब a1/a2 हमारा बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन आ जाएगी, तो इसमें आ जाएगा हैज नो सॉल्यूशन। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है, इफ सिस्टम गिवन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देन लाइन आर। तो लाइन हमारी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। नेक्स्ट है, इफ ये कंडीशन है देन द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। तो ये कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। तीसरा, इफ द लाइन आर पैरेलल इन द पोजीशन देन द पेयर ऑफ लाइन आर। तो ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। चौथा है, इफ 3x - y + 8 इक्वल टू 0 एंड 6x - ky इक्वल टू -16 रिस्पेक्टिवली कोइंसिडेंट लाइन देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो जैसे ये कोइंसिडेंट लाइन होगी तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें हमारा a1/a2 बराबर आ जाएगा b1/b2 के बराबर c1/c2 के। तो इनको इक्वेट करा लेते, तो ये हो जाएगा हमारा 3/6
बराबर -1 अपॉन में -k और बराबर आ जाएगा हमारा -8 अपॉन में -16। तो ये हमारा इसको काटेंगे तो 8 अपॉन में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2, ये भी कट जाएगा। इसकी कंपेयर कराएंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 2। तो k की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, द वैल्यू विल बी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। पांचवा है द मेथड ऑफ द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड मेथड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। छठवां, इन द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू, तो x की जगह पे 3 रख देंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 8, 3 उधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, यानी y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। सेवंथ है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ y, तो x की जगह जैसे ही 1 रखेंगे ये इधर आएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से गया 4, यानी आंसर आएगा 4। अगला हमारा तीसरा मैच द पेयर, तो इसमें हमारा पहला है फर्स्ट, तो ये द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पुट इन द अनदर इक्वेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू इक्वेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद में नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग विच द आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला द ग्राफ ऑफ द टू लाइन इंटरसेक्ट देन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन गिव द यूनिक सॉल्यूशन, तो ये क्या ट्रू है। दूसरा इफ द लाइन a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन ये नॉट पे आता है, इसमें क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये फॉल्स हो गया। तीसरा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंटेन ओनली वन इक्वेशन, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -4 गिवन द इंटरसेक्ट लाइन, तो ये हमारा चेक कर लेते 2/2 बराबर -3/-4, तो ये तो 1 आ रहा है और ये कभी 1 नहीं आएगा, मतलब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2, और यही हमारी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है, तो ये क्या है, ट्रू है। पांचवा हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला विच लाइन आर द ऑब्टेन इन केस, तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इन दिस केस पैरेलल लाइन आर ऑब्टेन, पैरेलल में हमारा क्या होता है, तो ये हमारा नॉट इक्वल होता है, तो ये हमारा क्या है, मतलब पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन है। उसके बाद में दूसरा है व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंडीशन a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हमारा किसका है, तो ये गलत लिख दिया है, ऊपर नीचे कर दिया, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, ये पैरेलल लाइन की है और ये हमारी किसकी है, कोइंसिडेंट लाइन की। तीसरा है हमारा उसके बाद में टू इंटरसेक्टिंग लाइन विच बी ऑब्टेन इन द विच कंडीशन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2। उसके बाद में चौथा है राइट द इक्वेशन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्रिकेट कोच हैज द परचेज 3 बैट एंड 6 बॉल 900 ही बाय 1 बैट एंड द 2 बॉल, तो एक बैट का कीमत हम मान लेते x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और y का मान लेते बॉल का मान लेते y, तो 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3900, और दूसरे को करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा एक बैट और एक बॉल, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी इक्वेशन। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल x और y, तो ये क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये हम आपको बाद में कभी बता देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। उसके बाद में अगला है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर और द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है और जो चौथा चैप्टर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, तो आप एक को तैयार करोगे तो दूसरा तो हो ही जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ से जैसे हम b रखेंगे तो b हमारा -4, इसका स्क्वायर क्या है 16 माइनस 4, a है हमारा 1 और c बराबर कितना है 4, तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे 4 का 4 में गुणा किया 16, 16 में से 16 गया 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, तो ये हो गया 0। अगला है हमारा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो इसके रूट हमारे कैसे होंगे, तो वो हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाता है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो अभी हमने देखा था इसका फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, b है हमारा -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और -4
ए है हमारा 4 और सी है हमारा 1। तो 4 का 4 में गुणा किया 16, तो -16 में से एक जाएगा तो आएगा माइनस का 15। और जब माइनस में नंबर आता है तो इसके रूट्स हमारे कैसे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर, इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट। तो क्वाड्रेटिक में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट 2। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो ये है हमारा वैल्यू ऑफ के फॉर द विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस के हैज द इक्वल रूट्स इज। तो इक्वल रूट में डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते। तो ये हो जाएगा b² यानी माइनस के का स्क्वायर, तो k² माइनस 4a और c, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इसको जैसे ही हम इक्वल रखेंगे तो k² बराबर आ जाएगा हमारा 8k। तो एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और एक और k की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसमें इधर ही लिख करके रखेंगे तो k कॉमन ले लेंगे, k प्लस और क्या आ जाएगा k माइनस 8। तो एक के बराबर 8 और एक के बराबर 0, यानी आंसर आएगा 0,8। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 2 को एक बार 0 रखेंगे, दूसरी बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी 2,2। उसके बाद में अगला है हमारा 6, तो इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज द 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये कैसी हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा विल हैव द 2 इक्वल एंड रियल रूट। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें पहला है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर द सेम, तो ये क्या हो जाएगा, जीरोस। उसके बाद में दूसरा हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या होती है, 2। तीसरा है bx² माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, अगर 0 के बराबर हो तो क्या होगा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो ये कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीसरा है बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, तो ये हमारे कैसे हैं, इसमें हम चेक कर लेंगे b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर किया माइनस रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 माइनस 4a हो गया 2 और c हो गया 1, 4 का 2 में गुणा किया -8, -8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ रहा है, तो ये कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी। अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तो नो रियल रूट क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इमेजिनरी, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, लेस देन 0 आएगा तब रूट इमेजिनरी हो जाएंगे। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इसको हम सॉल्व करा लेते हैं, तो ये होता है हमारा b² माइनस 4ac, b क्या है -2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 4, a हमारा कितना है 3 और c क्या है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, -4 में से 4 गया 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना आएगा 0। उसके बाद में आठवां हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो ये कितना होते हैं 2। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है रियल एंड द अनइक्वल रूट्स, तो ये हमारी कंडीशन कब आती है कि रियल हो और अनइक्वल हो, तो जब डी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। रियल एंड इक्वल, तो जब डी बराबर 0। इमेजिनरी, जब डी हमारा 0 से छोटा होगा। नंबर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2, और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 0। उसके बाद में अगला हमारा ट्रू और फॉल्स, तो पहला है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द रियल रूट विल बी डी लेस देन 0, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। दूसरा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी नेगेटिव देन द रूट विल बी रियल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आएगा तो ये हमारा रूट कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स है। The formula of determining of the root of the quadratic equation x equal to minus b upon b plus minus रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो ये सही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य बोलते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0 आर द रियल एंड द डिफरेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रू। उसके बाद में अगला है पांचवा, द रूट विल नॉट इक्वल इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। छठवां, द वैल्यू ऑफ x इन द x माइनस 1 इक्वल टू 0 आर 0 एंड 1, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है, क्योंकि एक बार x बराबर 0 आएगा तो x इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट है राइट द आंसर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो इसका पहला है राइट द पहला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d इक्वल टू हमारा क्या होता है b² यानी 4 माइनस 4a और c, तो
तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 2 में गुणा किया 8, 8 का 2 में किया 16, 16 में से 4 जाएगा तो -12। तो ये हमारे कैसे आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है क्योंकि डी हमारा कैसा है, नेगेटिव में है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा, व्हाट आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट क्या होंगे, सीधा सीधा है कि x बराबर 4 और y बराबर 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 2। इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो, फैक्टर तो पहले से ही। नेक्स्ट है, इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x की पावर, ये तो पहली बात पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि हमारा रूट के नहीं होना चाहिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रियल। तो चेक कर लेते, तो b² - 4ac, तो b बराबर क्या है 2, तो 4 - 4a और c क्या है -3, तो माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसको जोड़ेंगे तो ये रियल नंबर ही आएगा, इसलिए इसके रूट्स कैसे हमारे रियल होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए बी सी हमारे क्या होते हैं इसमें, तो इसका आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, पर ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। छठवां, हु गिव द फॉर्मूला फाइंड द रूट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये किसने दिया था, अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिखाया था इससे पहले ही, जैसे ये है, इसी को हम लोग फार्मूला बोलते हैं। तो ये किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने दिया था। तो इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। उसके बाद में अगला 7वां, राइट द इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारा फार्मूला क्या है, b² - 4ac बराबर क्या होता है हमारा d। उसके बाद में अगला है हमारा 8th, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व करा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x, जैसे इसको हमने सॉल्व कराया बराबर क्या है, तो 2x - 6। इनको इधर लेकर के आएंगे तो 2x से 2x कट जाएगा, -6 इधर आएगा तो 7, यानी x² + 7 = क्या हो गया 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें b = क्या हो जाएगा 0। तो ये सही है क्योंकि a = कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, a b c are the real number but a is not equal to 0, then the quadratic polynomial in which form। तो ये क्या होता है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां चैप्टर, और 5वां चैप्टर है हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन विल बी। तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0, यानी इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। दूसरा, द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d विल बी। तो a n का तो हमारा फॉर्मूला ही होता है, वो क्या होता है, a + n - 1 × d। तो ये हमारा कौन सा है, a + n - 1 × ये रहा। उसके बाद में अगला है अर्थमेटिकल मीन ऑफ द विल बी। तो इसका अर्थमेटिकल मीन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो √2 में √2 जुड़ेगा तो 2√2, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अपॉन में 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्थमेटिकल मीन क्या आ जाएगा √2। जैसे किसी का भी मीन निकालते तो कैसे निकालते, तो वैसे ही हमने इसका क्या है, a + b अपॉन में 2। तो इसको भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, √2 √2 2√2 हो जाएगा, और नीचे वाले 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा √2। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में 10वां, 10th टर्म ऑफ विल बी। तो इसका 10th टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म होता है a + 9d। a कितना है इसका 2 + 9, d कितना होगा, तो 4 में से ये 2 माइनस करेंगे क्योंकि a2 - a1 क्या होता है d। तो 4 में से 2 गया तो 2, 9 का 2 में गुणा किया तो 18, 18 और 2 क्या हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20। उसके बाद में 5वां टर्म है हमारा द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज बी। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1। तो a2 क्या है -2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, a1 क्या है -6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 2 गए तो कितना आंसर आएगा 4। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा +4। नेक्स्ट हमारा 10th टर्म विल बी। तो इसका 10th टर्म क्या होगा, वही a + 9d। तो a हमारा कितना है इसका 10 + 9, और d कितना है, तो 7 में से 10 गए तो -3। 9 का हमने -3 में गुणा किया तो 9 3 = 27, यानी -27, और -27 में से 10 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा -17। तो इसका आंसर क्या आएगा -17। अगला हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 7 - 12, और 7 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा -5। तो इसका आंसर आ जाएगा -5। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला, व्हेन अ सीक्वेंस इज द रिटन अकॉर्डिंग टू द अ रूल देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तीसरा, इफ ए बी सी आर in AP then B is called
ऑफ ए एंड सी, तो बी को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल मीन। नेक्स्ट, इन द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन डी इक्वल टू -4, ए इक्वल टू 7, टी एन इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ ए, तो ए इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम रख लेंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन को ही हम टी एन बोलते, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो जैसे ही हम फॉर्मूले में रखेंगे तो एन कितना हो गया 4, और ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर पता नहीं, और एन बराबर कितना है 7, 7 में से एक जाएगा 6, और डी बराबर कितना है -4, तो 6 का हमने 4 में गुणा किया तो -24 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो 24 और 4 28, यानी ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 28, तो इसका आंसर आ गया 28। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड द डी इज द कॉमन डिफरेंस देन एन ए टर्म ऑफ ए पी, तो इसका तो फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। नेक्स्ट द अर्थमेटिकल मीन कॉमन डिफरेंस डी इज, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, तो इसको हम घटा देंगे, 1/2 में से -3/2 करेंगे तो 3 में से एक जाएगा तो -2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर आएगा -1। अगला हमारा मैच द पेयर, तो इसमें मैच करेंगे, पहला क्या है, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एनी अर्थमेटिकल मीन प्रोग्रेस एन स्क्वायर प्लस 1, देन द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म। तो इसमें हमारा क्या है, इसके 5 टर्मों का सम कितना आएगा, तो ये लिखा है सम ऑफ द एनी अर्थमेटिकल मीन प्रोग्रेस एन, इस फॉर्म में, तो 5 टर्म का एन की जगह 5 रख देंगे तो 25, 5 का स्क्वायर किया 25 प्लस 5, 25 और 5 कितना होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। उसके बाद में दूसरा हमारा, the total term in the arithmetical progression is 17 whose first term is 5 and the last term is -61, then the sum, तो sum हमारा कितना आएगा, तो sum का एस एन का हमारा फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, तो a कितना है इसका हमारा 5 और 61, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 में से हमारा 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 56, और साथ में हमारा 17, तो 56 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 2 से इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28, तो 28 गुणा कितना आ जाएगा 17, और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का 476। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा, द अर्थमेटिकल मीन ऑफ -7 एंड 5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, -5 और 7 को जोड़ेंगे तो -2 बटे में 2 करेंगे, ये दोनों कट करके आंसर कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट है, इफ 3a 5 आर द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन देन वैल्यू ऑफ ए, तो ये भी अर्थमेटिकल मीन ही बोल रहा है, तो 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट है एन टर्म ऑफ द सीरीज, तो सीरीज का एन टर्म क्या होता है, तो ये होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो a इसका कितना है 3 और n-1 और d हमारा कितना है, तो 8 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5n, और माइनस का कितना हो जाएगा, 5 में से गए तो 2, तो 5n-2 आ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, एन टर्म ऑफ द सीरीज इज, तो इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि क्या है एन टर्म, 5n-2 के फॉर्म में आएगा, तो n या तो देना होना चाहिए था, या कुछ तो इसमें मिसिंग है, या फिर लास्ट टर्म शायद मिसिंग है, नहीं तो फिर इसका हम बता देते। उसके बाद में अगला है हमारा, राइट द ट्रू और फॉल्स, तो पहला है द टर्म ए पी आर ऑलवेज इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि डी अगर हमारा 0 हुआ तो वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, और माइनस का हुआ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। नेक्स्ट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 56, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं नेचुरल नंबर का सम, तो वो क्या होगा, एस एन बराबर होता है हमारा n बटे में 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो स्टार्टिंग के 10 नंबर हैं तो 10 और 11 मल्टीप्लाई 10 बटे में 2, 2 से हमने भाग दिया 5, 5 का 11 में गुणा किया तो 55 आएगा, और ये क्या है 56, तो ये क्या है गलत है। नेक्स्ट है अर्थमेटिकल मीन ऑफ ए एंड बी इज a प्लस बी अपॉन में 2, तो ये सही है। चौथा है द नंबर ऑफ द टर्म इन द सीरीज 3, 8, 13 और 4, 98 इज 98, तो इसको हम चेक करा लेंगे, ए एन इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी से, तो ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द टर्म इन द सीरीज इज 15 देन द लास्ट टर्म विल बी 31, तो इसको हम चेक करा लेंगे कि 30 a1 बराबर हमारा कितना आ रहा है, तो जैसे ही हम इसको पुट करेंगे वैल्यू तो ये 31 ही आएगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है 6, 10 टर्म ऑफ द ए पी इज -7, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू है। नेक्स्ट है 2, 4, 8, 16 इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो ये हमारा 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो ये फॉल्स है।
उसके बाद में अगला है हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज 67, हाउ मेनी टर्म इन द सीरीज। तो इसमें हम क्या करा सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला रख करके और एन की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या आता है, ए एन बराबर 67 बराबर ए और प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी। तो -5 में से -9 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। इसको हम सॉल्व करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो n इक्वल टू हमारा इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 20। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा द 10 टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन विल बी। तो इसका 10 टर्म वही a + 9d, इससे हम निकाल करके सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा -27। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 0। तो इसका हम क्या करेंगे, ए एन बराबर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। डी कितना है 24 में से हमारा 27 जाएगा तो माइनस का 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे -27 बराबर क्या हो जाएगा -3n और ये प्लस का 3। तो प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा n बराबर 10। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये अर्थमेटिकल मीन ऑफ द 4x प्लस 6x विल बी। तो आंसर आएगा 5x क्योंकि 6 और 4 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x बटे में 2। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 5 में से 1 गया 4 बटे 3 आ जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां द 15 टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल मीन देन द लास्ट टर्म विल बी। तो 15 टर्म इन द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो इसका वही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हम निकाल देंगे तो इसका 15वां टर्म जो आएगा वो हो जाएगा 31। कैसे निकालेंगे, a + 14d से। सातवां हमारा फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द अर्थमेटिकल मीन। तो जब भी हम किसी का लास्ट टर्म निकालते हैं, जैसे लास्ट से निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका लास्ट से हमें क्या निकालना, फोर्थ टर्म। तो एक्चुअल में ये पूरा सेंटेंस नहीं है क्योंकि आगे कुछ तो लास्ट टर्म होना चाहिए था। तो द फोर्थ टर्म लास्ट ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो इसके लिए किसी का भी हम लास्ट का टर्म निकालते हैं, जैसे लास्ट फोर्थ टर्म निकालना है तो आंसर क्या आएगा n-4 + 1 है। ये वाला टर्म आप निकाल दो तो वो लास्ट से फोर्थ टर्म आ जाएगा। उसके बाद में आठवां हमारा सम ऑफ द 16 टर्म ऑफ द एपी विल बी। तो S16 का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2a + 16 बोला है तो 15 और ये 2a + n-1 मल्टीप्लाई डी होता है, यानी ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसके बाद में कौन सा हो गया था हमारा 7th, हाँ 9th। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड द 9 इफ लास्ट टर्म इज 9 फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो इस 7 टर्म का सम क्या है 49, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 49 बराबर 7/2 ब्रैकेट में a + l और लास्ट टर्म क्या है 9। तो इसको हम सॉल्व कराएंगे तो 7 से 49 काटा तो 7 बार, 7 का 2 में गुणा किया 14, 14 बराबर क्या हो जाएगा a + 9, 9 इधर आएगा 14 में से 9 गए तो आंसर क्या आएगा 5। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 5। 10वां हमारा व्हाट विल बी द अर्थमेटिकल मीन ऑफ। तो इसका अर्थमेटिकल मीन हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हम सबको जोड़ करके और भाग दे देंगे। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 में हम भाग किससे देंगे 1 2 3 4 5, 5 टर्म से, तो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद में नेक्स्ट 11वां जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है हमारा a प्लस और n-1 मल्टीप्लाई d के फॉर्म में होता है, या फिर क्या होगा a और a + d फिर a + 2d ऐसा करके ये चलते जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6वां चैप्टर और ये है हमारा ट्रायंगल। तो इसमें हमारा पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है इफ ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर देन ए बी रेशियो पी क्यू इक्वल टू 4/5 देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी। तो एरिया क्या होता है, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16/25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16/25। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो दूसरा विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर द 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कर देंगे, फिर छोटी छोटी वाली साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अगर ये बराबर आ गया तो राइट एंगल, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, 8 का क्या हो जाएगा 64, 36 और 64 100 है, इसलिए हमारा कैसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा इफ एन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द this side is equal to the sum of the square of the other two sides। तो ये क्या, if the right angle triangle the square of this side, तो किसका कौन सी साइड का स्क्वायर करते हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाकी की अदर दो साइडों के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ
इन इंडिया विच मैथमेटिशियन गिव द थ्योरम ऑफ द पाइथागोरस। तो इंडिया में थ्योरम ऑफ पाइथागोरस किसने दी थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बोधायन ने। पांचवा है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज द 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर बराबर, दो साइड एक जैसी हैं तो 2 साइड स्क्वायर। तो दो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 8 का तो ये आ जाएगा हमारा 64 और 2 से हमने 64 को भाग दिया तो क्या आ जाएगा? 32, यानी साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूट 32। तो रूट 32 का तो इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो रूट 32 तो निकलेगा ही नहीं, वो निकलेगा हमारा 4√2 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में अगला है हमारा तो नेक्स्ट है हमारा छठवां, ए बी सी एंड द बी डी ई आर द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट थीटा इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन द रेशियो ऑफ एरिया। तो रेशियो ऑफ एरिया हमारा कितना आएगा? तो ये हो गया हमारा ए बी और नेक्स्ट क्या था हमारा सी, फिर उसके बाद में बी डी एक ही हो गया। तो इनका एरिया हमारा क्या हो जाएगा? तो 1:4 हो जाएगा अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो अगर हम बड़ा वाला आगे ले रहे हैं तो 4:1 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, इफ अ लाइन इज द ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू द इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर द डिवाइड इन द सेम रेशियो, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसी को हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है ऑन कॉन्ग्रुएंट पॉलिनोमियल आर, तो ये कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। दूसरा है इन द सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो ये कैसा होता है? प्रोपोर्शनल। तीसरा है इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन टू द थर्ड साइड, तो ये किसके होगा? तीसरे के पैरेलल होगा। उसके बाद में चौथा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये कैसा होता है? स्क्वायर। पांचवा रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज द 9:16, देन द रेशियो ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग साइड विल बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3:4 के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 6 है ऑल सर्कल आर, तो कैसे होते हैं? सिमिलर। ऑल स्क्वायर आर, तो ये भी कैसे होते हैं? सिमिलर। ऑन कॉन्ग्रुएंट शेप आर, तो ये भी सिमिलर है। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द पेयर। तो पहला है टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये कौन सी होती है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट ऑल स्क्वायर आर, तो ये क्या होते हैं? सिमिलर। नेक्स्ट है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये किसमें होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। अगला है हमारा चौथा, राइट द ट्रू और फॉल्स, जिसका पहला है टू सिमिलर फिगर आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये भी ट्रू है। चौथा एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, तो ये भी सही है। पांचवा राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल साइड, तो ये फॉल्स है क्योंकि सम ऑफ टू अदर साइड होता है। छठवां है इफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू ट्रायंगल आर द प्रोपोर्शनल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो ये क्या है? ट्रू है। सातवां एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये क्या है? फॉल्स है, वो इक्वल नहीं होता है, एक प्रोपोर्शन रेशियो में होता है। नेक्स्ट हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है व्हाट इज द पाइथागोरस बोधायन थ्योरम, तो क्या है? अकॉर्डिंग टू थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ टू अदर साइड। उसके बाद में दूसरा है इन द राइट एंगल ट्रायंगल द साइड ऑफ द अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तीसरा इफ द ट्रायंगल आर द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड व्हाट कैन यू से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। चौथा है इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस व्हाट इज द कंक्लूड ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी कंक्लूड दैट द ट्रायंगल ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर द सिमिलर ऑफ द ट्रायंगल ऑल्सो ईच अदर, मतलब ये वो है थ्योरम है हमारी, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना। पांचवा है व्हाट इज थेल्स थ्योरम, तो अगर कोई हमारा एक ट्रायंगल होता है जिसमें हम तीसरी साइड्स के पैरेलल एक लाइन डालते हैं जो दो साइडों को इंटरसेक्ट करती है, तो इनका रेशियो हमारा क्या होता है? इक्वल होता है दोनों साइडों का।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फिगर इन विच द शेप इज द सेम एंड द एक्सटेंट इज द डिफरेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सिमेट्री होता है। सातवां, व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो क्या होगा, टू ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल में होगा। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, तो ये हम लोग बाद में कभी देखेंगे। और आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको साइट्स के ऊपर जाकर के रेवेन्यू जरूर जनरेट करवाना है, जिससे कि आपको लाइव क्लास जल्दी से जल्दी मिल सके। उसके बाद में अगला है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहला हमारा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, तो ओरिजिन का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0,0। नेक्स्ट है सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4,0। नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8,6 एंड द 0,0 विल बी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का हो गया 36, 64 और 36 रूट लिया तो क्या आ जाएगा 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। चौथा कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल विच लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग पॉइंट आर, तो मिड पॉइंट इसका क्या होता है हमारा लाइनिंग का, x1 अपॉन में x2 अपॉन में 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4/2 तो आंसर आ जाएगा 2, 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग दिया तो आंसर आएगा 2, तो आंसर आएगा 2,3, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, पॉइंट -4, -7 लाइन ऑन द क्वाड्रेंट, तो हम जानते हैं ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको क्या बोलते हैं, चौथा क्वाड्रेंट। इसमें हमारा सिंबल होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस, तो इसका हमारा क्या है, दोनों माइनस माइनस है, तो ये कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। छठवां है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो -5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 5 गया 5 का स्क्वायर, रूट में 5 का स्क्वायर 25, 25 तो ये हो जाएगा √50, और √50 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5√2 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। उसके बाद में अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है इसका हमारा the coordinate of the end point of a diameter of the circle then the coordinate of center, तो सेंटर क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, -3 और 3 को जोड़ा 0, 0 में 2 से भाग दिया 0, -4 और 0 को जोड़ा 0, 0 में 2 से भाग दिया 0, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,0। उसके बाद में दूसरा है इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज y देन द पॉइंट लाई ऑन, तो कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। तीसरा है हमारा इंटरसेक्टिंग x एंड y एक्सिस इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, ऐसे ही सेम हम y निकालते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, तो पहले x को जोड़ते तो 4 और 2 6, 6 में से 3 गए तो कितना बचा 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, y को करेंगे तो 3 में से -3 गए तो ये हो गया 0, 0 में 6 जोड़ा तो 6, 6 में हम 3 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,2। उसके बाद में अगला है मैच द कॉलम। पहला कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ द y एक्सिस, तो y एक्सिस का हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, y। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन बोथ एक्सिस, तो बोथ एक्सिस पे एक ही पॉइंट होता है 0,0। उसके बाद में अगला है हमारा डिस्टेंस ऑफ y1 y2 फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 x2 y2, तो इसका मिड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। उसके बाद में अगला है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स, जिसका पहला है एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज द 0 देन इट इज कॉल्ड x एक्सिस, तो ये फॉल्स है क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। ऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो उसको x एक्सिस बोलते हैं। पॉइंट -8,6 लाइन ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड ये होता है और इसमें माइनस प्लस आता है, तो ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद में अगला है तीसरा ऑन y एक्सिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन 10 यूनिट देन द कोऑर्डिनेट ऑफ 10,0, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ द एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हमारा सही है। उसके बाद में पांचवा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज द डिवाइडेड ए बी आर द कोऑर्डिनेट ए बी आर x1 y1 z1 इन द m रेशियो n,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 x2 अपॉन में, ये तो ठीक है, ये भी ठीक नहीं, ये हमारा गलत है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा जो ये हमारा फिफ्थ है ये फॉल्स है, क्योंकि एक तो z भी दे करके रखा है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है। सिक्स है हमारा डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट y एक्सिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द y ऑफ द पॉइंट, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि उसको x बोलते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला, व्हाट इज द डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आएगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 16 और 9 25, 25 का रूट कितना होगा 5, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग विल बी, तो मिड पॉइंट क्या होता है 3 और 1 4, 4 बटे में 2 प्लस 4 और 2 6, 6 बटे में 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 और इसको काटेंगे 3, यानी 2,3। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो तीसरा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो सेंटर वही मिड पॉइंट निकालना है, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 से भाग दिया तो 7, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, इसमें भी 2 से भाग दिया तो 7, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7,7। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, तो चौथा है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विल बी, तो डिस्टेंस क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 3 गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर, 3 में से 4 गया तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, तो ये कितना आ जाएगा हमारा रूट 26। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो ये है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कर दो तो आपका x आ जाएगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 कर दो तो आपका y आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 4 और 2 6, 6 में से 3 गए तो बचेगा 3, 3 को 3 से भाग दिया तो 3, 3 में से 3 गए 0 और पीछे बचा रहा 5, तो ये आ जाएगा 5/3। उसके बाद में अगला है छठवां, राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई विच इज द डिवाइस द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग इंटरसेप्ट एम रेशियो एन, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्म है x इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, और y इक्वल टू हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। उसके बाद में अगला है हमारा 8वां चैप्टर और ये है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसकी मैंने एक फार्मूला की लिस्ट आपको या पूरे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के वेबसाइट के ऊपर डाल करके रखे हैं, वहां से आप ले लेना। तो पहला हमारा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक कन्वर्स करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और सेक का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। नेक्स्ट है चौथा, द वैल्यू ऑफ द रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा और उसका रूट लिया तो आंसर क्या आएगा साइन थीटा। पांचवा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर होता है 1 और कॉस स्क्वायर थीटा होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। छठवां हमारा द वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सातवां द वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1। आठवां द वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1। नाइन्थ द वैल्यू ऑफ द tan 45, तो इसका भी आंसर 1। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द sin 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है cos थीटा के। 11वां द वैल्यू ऑफ द tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा हमारा किसके बराबर होता है cot थीटा के। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ द sec 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा के इक्वल। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द sin 21 अपॉन में cosec 69, तो ऊपर वाले साइन को हम cosec में बदलेंगे तो ये हो जाएगा cos में बदलेंगे तो हो जाएगा cos 90 माइनस 21 अपॉन में नीचे क्या है cos 69, और जैसे ही हम 90 में से 21 को घटाएंगे तो ये भी 69, तो दोनों कट करके आंसर कितना आ जाएगा 1। अगला हमारा द वैल्यू ऑफ sin 90 माइनस थीटा अपॉन में cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। उसके बाद में अगला हमारा 15 द वैल्यू ऑफ द sec 35 अपॉन में cosec 55 प्लस tan 41 अपॉन में sin 41 अपॉन में cos 49 इज, तो ये देखो sec cosec में कन्वर्ट हो जाता है, इन दोनों का सम 90 है तो ये आ जाएगा 1, इन दोनों का सम भी 90 और sin cos में कन्वर्ट हो जाता है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2।
उसके बाद में अगला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपको रटे हुए होना चाहिए और उसकी पीडीएफ मैंने आपको पहले बोला हमारे उससे मिल जाएगी वेबसाइट से। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और चौथा है द वैल्यू ऑफ द कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हम ऊपर कर चुके साइन थीटा। द वैल्यू ऑफ द सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन थीटा, और रूट लेंगे तो हमारा क्या, टेन स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा। अगला हमारा द वैल्यू ऑफ द कॉट 59 अपॉन में टेन 31, तो कॉट को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा टेन 31, इसका आंसर आ जाएगा टेन 31 अपॉन में टेन 31 इक्वल टू 1। आठवां द वैल्यू ऑफ द साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 और साइन 60, तो इसको हम लोग सॉल्व करा लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी कॉस 30 की हो जाएगी हमारी √3/2 और साइन 30 की हो जाएगी √3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक का एक में गुणा किया 1, 2 का 2 में 4 प्लस √3 का √3 में 3 और 2 का 2 में 4, 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1। उसके बाद में अगला है हमारा 9th द वैल्यू ऑफ द सेक 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होता है, कॉसेक थीटा। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट है 2 tan थीटा कॉट थीटा, तो कॉट को हम 1 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इक्वल टू 1। 1090 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। 1 अपॉन में सेक थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो ये है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा √3। नेक्स्ट है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, साइन थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 और 1 का रूट लेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। टेन थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस 45 इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन में √2। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। अगला है हमारा मैच द कॉलम, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो साइन 0 है, साइन 0 इक्वल टू हमारा 0 होता है। कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा और रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा सेक थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में अगला मैच द कॉलम है हमारा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। टेन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो ये हो जाएगा √3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगला है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला है हमारा इन quantities which are the represented in the form of the trigonometric ratio are called the trigonometric function, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ट्रू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये फॉल्स है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी फॉल्स है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। साइन 60 प्लस कॉस 60 इक्वल टू √3/2, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 और कॉस 60 की होती है 1 अपॉन में 2, तो हो जाएगा √3/2। और 1 कब आता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो ये कैसा है, ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा का रूट, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है साइन 12 कॉस 78 प्लस कॉस 12 साइन 78 इक्वल टू 2, तो ये गलत है क्योंकि ये 1 आएगा। साइन को जैसे कॉस में बदलेंगे तो कॉस 78 प्लस कॉस 78, और ये कॉस को जैसे हम साइन में बदलेंगे तो साइन 78, यानी कॉस स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 78 इक्वल टू क्या आएगा, 1, तो ये फॉल्स है। अगला हमारा राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला है राइट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में अगला है हमारा राइट द वैल्यू ऑफ
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होता है हमारा, तो ये होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा के। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी क्या होती है हमारी 1। उसके बाद में अगला है हमारा 9th चैप्टर, और 9th है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका पहला है हमारा, इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द एंगल एलिवेशन ऑफ द सन। तो जब भी हाइट और डिस्टेंस दोनों एक जैसी आ जाए, मतलब परपेंडिकुलर और बेस कब बराबर होते, जब ये एंगल कितना हो जाए 45 डिग्री। उसके बाद में इफ द शेडो ऑफ द मैन स्टैंडिंग इन द सन √3 टाइम द हाइट देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द 10 मीटर अपार्ट ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टावर 45 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, दोनों समान होंगे यानी 100 डिग्री, सॉरी 100 मीटर। नेक्स्ट हमारा चौथा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज द बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ द साइड इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। पांचवा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द एंगल ऑफ द साइड लाइन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इलिएशन। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, अ मंकी इज सिटिंग ऑन अ ब्रिज ऑफ अ रिवर when it look at the boat and the angle of the depression is the 45, if the height of the bridge is 25 then the monkey distance from the boat is, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25 √2, क्योंकि जैसे ही ये मान लो मंकी यहाँ बैठा हुआ है, फिर ये यहाँ से इसको देख रहा है, तो ये कितना है हमारा 25 मीटर है। तो फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द ब्रिज, नहीं ये 25 मीटर है, तो हमको ये पूछ रहा है, तो हम इसको निकाल लेंगे। 1045 की वैल्यू होती है 1 sin 45 की होती है 1/√2, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है, तो आ जाएगा हमारा 25 √2। सातवां हमारा, the shadow of the tree 17 √3 मीटर, if the height of the tree is 17 then the sun's altitude is, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है shadow of the vertical pillar is equal to the height of the pillar then the angle of the elevation will be, तो ये जब बराबर की बात होती है तो 45 डिग्री आता है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो पहला है हमारा इसमें, the shadow of the man standing in the sun is √3 टाइम the sun's angle of the elevation at the time is, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट the shadow of the tree is the 15 √3 of the height of the tree 15 मीटर then the sun angle of the elevation, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट the angle of the elevation of the top of the tower of a point is the 200 मीटर above away from the 45 डिग्री then the height of the tower, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइट भी 200 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, द हाइट ऑफ द ट्री एंड द शेडो आर द इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट द पॉइंट 25 मीटर अवे ऑफ द फुट एंड द बिल्डिंग इज द 45 डिग्री देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर, क्योंकि सेम ही आता है 45 डिग्री पे। तो नेक्स्ट है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स, जिसका पहला है हमारा, when we look above the horizontal plane angle of the between the line and the side and the horizontal line is called angle of the depression, तो ये false है। दूसरा है when we look the below the horizontal line angle between the side and the horizontal line will be the angle of elevation, तो ये भी false है। नेक्स्ट at the given height of the tower and the shadow are the equal then the altitude of the sun is the 45 डिग्री, तो ये true है। पांचवा है हमारा, सॉरी चौथा है एट द गिवन टाइम द शेडो ऑफ द पर्सन इज √3 टाइम हिज हाइट देन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 30 डिग्री, तो ये कैसा ट्रू है। पांचवा, एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स है। छठवां, एंगल ऑफ द एलिवेशन इज द ऑलवेज एक्यूट एंगल, तो ये क्या है ट्रू है। सातवां है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूज इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ द साइड with the horizontal when be the lower upper head to the look at the object, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉल्स है। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर आइस इज कॉल्ड द ऑफ द साइड, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला है अ लाइन विच इज द पैरेलल टू द ईच एंड द पासिस थ्रू द अवर आइस इज द कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं
हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल द एंगल इज द फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ द साइड विथ द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा when object is the below the horizontal level the angle is the formed by the line of the side with the horizontal is called, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशंस। चौथा है द हाइट ऑफ द ट्री एंड द लेंथ ऑफ द शैडो आर इक्वल एट दैट टाइम एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन विल बी, तो इसका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। पांचवा है व्हाट इज द लाइन ऑफ द साइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट अंडर द कंसिडरेशन विथ आई इज द नोन एज द लाइन ऑफ साइड। उसके बाद में अगला है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करने हैं या फिर आप हमें कमेंट करके बता दोगे, तो ये हम आपको नेक्स्ट उसमें करवा देंगे। चलते हैं हम हमारे अगले चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 10th और ये सर्कल। पहला है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑन कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट द एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो इसका आंसर हमारा क्या है, 1। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो हाउ मेनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट मे बी द ड्रॉन ऑफ द सर्कल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 2। नेक्स्ट है फोर्थ, टू सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड द 3 सेंटीमीटर टच एग्जैक्टली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। पांचवा है टू सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो हाउ मेनी टेंजेंट आर द ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा 2। सातवां हमारा सीकेंट ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट अ सर्कल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पॉइंट। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज द 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री। उसके बाद में हमारा 10वां, तो 10वां है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल is the 10 centimeter, length of the tangent drawn PT is the 8 centimeter, then the radius of the circle will be, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 11वां हमारा टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां, तो 12वां इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू a circle with the center O are the inclined to each other at the angle 80 degree then the value of POA will be, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट है 13वां, हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट कैन बी द सर्कल हैव, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर टू ईच अदर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू ईच अदर। दूसरा हमारा द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट इज टू द टेंजेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। दूसरा हमारा द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 1। चौथा है द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू बी द सर्कल सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4th का, तो हो जाएगा इक्वल। उसके बाद में अगला है हमारा 5वां, तो ये 5वां है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाइसेक्ट। छठवां है अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं सीकेंट। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा नंबर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। तीसरा है नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। पांचवा हमारा सीकेंट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ओनली पॉइंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेंजेंट।
उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो इसका पहला है हमारा द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। दूसरा है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर अनइक्वल, तो ये हमारा कैसा, फॉल्स है। तीसरा है उसके बाद में हमारा द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। चौथा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स है। उसके बाद में पांचवा है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल विथ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू है। छठवां है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू है। सातवां है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज द कॉल्ड अ सीकेंट, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। उसके बाद में अगला है हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो पहला हमारा क्या है, तो फर्स्ट है हमारा टेंजेंट, नहीं सॉरी, फर्स्ट है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट द ओनली वन पॉइंट, तो इसका आंसर है टेंजेंट। दूसरा व्हाट इज द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट एट द सर्कल आर कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तीसरा हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी। और चौथा हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट ऑफ द सर्कल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, इसके बाद जो हमारे 12 चैप्टर है, ये इसके पहले 11 चैप्टर हमारा रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, 12 चैप्टर पे ही डायरेक्ट आ जाना है। तो 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहला हमारा डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर की क्या होती है, आधी। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज, तो फॉर्मूला हमारा आर्क का होता है, ये हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल पी इन द डिग्री ऑफ द सर्कल विद द रेडियस आर, तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा हमारा P अपॉन में 180, नहीं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर तो वैसे होना चाहिए P बटे में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पर ये हमारा क्या है, ये तो है नहीं, ये हो जाएगा हमारा, ये इसके बराबर है। नेक्स्ट हमारा चौथा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज द पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर बी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द 250 डिग्री देन द एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर विल बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा 110 डिग्री। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter, this constant ratio is called, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा है which Indian mathematician calculate the approximation value of pi, तो ये किसने की थी, आर्यभट्ट। तीसरा है a portion of the circle a field covered by 2 radii and the corresponding arc is called, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। चौथा हमारा डिग्री ऑफ द मेजर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एट द सेंटर इज, तो आंसर क्या आएगा 360 डिग्री। पांचवा फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर सबटेंडेड एंगल थीटा एट द सेंटर इज, तो आंसर क्या आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस आर इज, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में अगला है मैच द कॉलम, जिसका पहला है हमारा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर। दूसरा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। चौथा हमारा एंगल इज द फॉर्म्ड बाय द नीडल इन 1 मिनट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 डिग्री। पांचवा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, तो ये एरिया ऑफ द कनगरेंट सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये क्या है, ट्रू। दूसरा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये क्या है, फॉल्स। तीसरा पेरीमीटर ऑफ द कनकरेंट सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये क्या है हमारा तीसरा, ट्रू। चौथा है पेरीमीटर ऑफ सिमिलर सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये क्या है, फॉल्स। पांचवा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल देन एरिया ऑफ द सर्कल ग्रेटर देन एरिया
ऑफ स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा, तो हो जाएगा ट्रू। छठवां है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग द रेडियस r इज द 2πr, तो ये भी कैसा, ट्रू। उसके बाद में अगला है हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसमें हमारा पहला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर d एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो इसका आंसर क्या आएगा, सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी। दूसरा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर d एंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 1/4 पाई डी स्क्वायर। तीसरा है राइट द डेफिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, तो ये क्या आएगा, एरिया इनक्लोज बाय द टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये कुछ इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद में अगला है हमारा 13 चैप्टर और ये है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें हमारा पहला है चूज द करेक्ट आंसर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज r एंड इट्स हाइट इज h, देन इट्स होल सरफेस इज, तो इसकी होल सरफेस हमारी कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2πr स्क्वायर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसके बाद में दूसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2πr/h। नेक्स्ट है तीसरा, तो ये द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज द 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज द 7 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 343 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, तो कॉन की स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एल इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद में पांचवा हमारा एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कॉन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, तो ये वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर इज, तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है पाई एच r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। नेक्स्ट है सातवां, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज द 6 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज द 28 सेंटीमीटर, देन इट्स कर्व सरफेस इज, तो इसका आंसर क्या है, 528 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है अगला हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज द 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इज, तो इसकी हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है दसवां, डायमीटर ऑफ अ ग्लोब इज द 14 सेंटीमीटर, देन इट्स कर्व सरफेस एरिया इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में दूसरा हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज, तो ये कितना होगा, 2πr स्क्वायर। दूसरा है इन स्फीयर द क्रॉस सेक्शन मेड बाय द प्लेन इज अ, तो ये क्या होगा, सर्कल। तीसरा है होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो ये कितना होगा, 6a स्क्वायर। चौथा है टू क्यूब आर द ज्वाइनिंग एंड टू द फॉर्म अ स्फीयर शेप इज, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। पांचवा है फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए क्यूब और साइड क्यूब। दूसरा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एल बी एच। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। चौथा है वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब। पांचवा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में अगला है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, तो पहला हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज द 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। दूसरा क्या है, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कर्व रेडियस, तो ये क्या है हमारा, ट्रू। तीसरा क्या है, रेक्टेंगल इज द रिवॉल्व अबाउट इज इट्स फिक्स साइड टू द फॉर्म ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू। चौथा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू द सरफेस एरिया देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3 यूनिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। पांचवा है वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 5r स्क्वायर एच, तो क्या है, फॉल्स। छठवां है द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी क्या है, फॉल्स। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है हमारा द शेप ऑफ द गिल्ली इज द गिल्ली डंडा गेम इज इन द कॉम्बिनेशन, तो ये किसका है, 2 कॉन्स और एक सिलेंडर। दूसरा है 2 कॉन्ग्रेंट क्यूब आर द ज्वाइनिंग एंड टू एंड हुज साइड इज a सेंटीमीटर, देन एरिया इज, तो एरिया कितना होगा, 10a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा है वन साइड इज द कन्वर्टेड इनटू द अनदर साइड बट इज द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ विल बी अनचेंज। चौथा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब।
उसके बाद में अगला है हमारा 14 और 14 है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है इफ x बार इज द मीन ऑफ द डाटा देन द वैल्यू ऑफ ax1 ax2 ax3 विल बी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो a हम सब में से कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद में मीन निकाल देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ax बार। दूसरा है एवरेज मार्क ऑफ द 18 गर्ल एंड 12 बॉयज आर 13 एंड द 38 देन द एवरेज मार्क ऑफ द होल क्लास। तो ये क्या आ जाएगा, 30 का गुणा 18 में करेंगे और 12 का 38 में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 18 प्लस 38 मल्टीप्लाई 12 और फिर इसके बाद में डिवाइड कर देंगे होल स्टूडेंट से। तो टोटल कितना है 12 और 18 कितना हो गया 30। तो 30 से जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा और कितना आएगा 33.2। उसके बाद में अगला है इफ द नंबर ऑफ n इज द ऑड इन द डाटा देन द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हो जाता है n+1 अपॉन में 2th टर्म। नेक्स्ट है चौथा l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h इज द फॉर्मूला ऑफ। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो यह मोड का। नेक्स्ट है पांचवा टर्म हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डाटा इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा मोड। तीसरा है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मोड। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला है द वैल्यू ऑफ द मिडिल डाटा इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं मीडियन। दूसरा हमारा इन द फॉर्मूला मोड l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h f1 इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तीसरा है there is an empirical relationship between the measure of the central tendency 3 median equal to mode plus। तो क्या कहते हैं 2 mean। नेक्स्ट है चौथा cumulative frequency curve is the also known as। तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑगिव। पांचवा है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2 इक्वल टू। तो इसको हम क्या कहते हैं क्लास मार्क। छठवां है एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं मीन। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम। तो इसमें हमारा पहला है मोड। तो मोड का हमारा क्या हो जाएगा, तो मोड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। उसके बाद में दूसरा हमारा स्टेप डेविएशन मीन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मीन मेथड हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा a प्लस समीशन f u अपॉन में समीशन f i मल्टीप्लाई h। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा फॉर्मूला ऑफ मीडियन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला ऑफ मीडियन इक्वल टू होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई h। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन f। उसके बाद में लास्ट हमारा फॉर्मूला ऑफ द मीडियन व्हेन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ मीडियन क्या होता है हमारा n अपॉन में 2h टर्म प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1h टर्म अपॉन में क्या आ जाएगा 2 या फिर मल्टीप्लाई 1/2। नेक्स्ट आंसर है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। तो इसमें पहला है हमारा द मीन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंसी यूज मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी। तो ये क्या है हमारा ट्रू है। दूसरा हमारा in situation which the required stabilize the most popular item the mode is the best choice। तो ये हमारा क्या है ट्रू है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द टिपिकल ऑब्जर्वेशन द मोड इज द मोर अप्रोप्रिएट। तो इसका आंसर हमारा क्या है फॉल्स है। चौथा है फॉर्मूला ऑफ द एज्यूम मीन मेथड टू फाइंड आउट द मीन इज a प्लस समेसन एफ डी अपॉन में समेसन f। तो ये हमारा क्या है ट्रू है। पांचवा फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच क्लास इज द सेंटर एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है छठवां, तो ये 6 है द वैल्यू ऑफ द मीडियन कैलकुलेट फ्रॉम द ग्रुप डाटा एंड द अनग्रुप्ड डाटा ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशन आर ऑलवेज सेम। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है इन द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी द क्लास इंटरवल मस्ट बी द कंटिन्यूस। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हो जाएगा ट्रू। आठवां द वैल्यू ऑफ द मोड कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रुप डाटा एंड द अनग्रुप्ड डाटा ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशन आर ऑलवेज सेम। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हो जाएगा हमारा फॉल्स। नाइन्थ है cumulative frequency distribution is the required for the calculation median। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 ट्रू। 10वां है the cumulative frequency of the class is the frequency obtained by the adding the frequency of the all classes preceding the given class। तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रू।
उसके बाद में अगला है हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है if the value of the any two or of mean, median and the mode the central tendency are the given, then below can the third be calculated। तो ये हमारा क्या है, by using formula mode equal to 3 multiply median minus 2 mean। दूसरा है what is the name of the cumulative frequency curve, तो इसका आंसर क्या आएगा, OGIP। तीसरा है what the class of the maximum frequency is called, तो इसको क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। चौथा है what is the score dividing the entire frequency distribution in two equal part is called, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा मीडियन क्लास। पांचवा है how many type of the OGIP are, तो आंसर क्या आएगा, 2 टाइप। छठवां है राइट द फॉर्मूला ऑफ द मोड ऑफ द क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशन, तो आंसर क्या आएगा, z इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f1 अपॉन में f0 ब्रैकेट में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है हमारा 15 और ये प्रोबेबिलिटी। तो पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका हमारा पहला है अ कॉइन इज द टॉस्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ हेड बी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट का, कि ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/2। तो उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इसमें प्रोबेबिलिटी हमारी कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो एक तो ये 30 भी नहीं है और ये 1.5 भी नहीं है, ठीक है, तो ये 2 नहीं है। उसके बाद में अगला हमारा क्या है, इसके बाद में थर्ड अ बैग कंटेनिंग 1 रेड 1 ब्लू और 1 येलो बॉल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 येलो बॉल विल बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा event of any experiment which the contain only one outcome is called, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, elementary event। पांचवा है on throwing a dice one probability of the getting a number more than the 4 will be, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा 1/3। छठवां है number of face card in the pack of the card will be, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा 12। उसके बाद में अगला है हमारा 7, तो ये सविता एंड द हमीदा आर द फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/365। उसके बाद में अगला है 8वां प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइनिंग एनी गेम इज 0.3 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग फॉर दैट गेम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.7। 9th है हाउ मेनी कलर ऑफ द कार इन द प्लेइंग पैक ऑफ द कार्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। 10वां है विच ऑप्शन इज द करेक्ट इन द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा 0, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 भी कंसिडरेबल है। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज ऑलवेज, तो क्या होती है 1। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज, तो क्या होता है 0। तीसरा है द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज, तो ये क्या होता है 1। चौथा 1 माइनस पी ई इक्वल टू, तो ये क्या होता है पी बार। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी पी बार इक्वल टू 2/3, तो पी कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 यानी आंसर आ जाएगा 1/3। लास्ट है हमारा छठवां द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल इवेंट आर द इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, तो ये कितना होता है 1 होता है। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है p प्लस पी बार इक्वल टू, तो ये कितना होता है हमारा 1। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 2 इन द सिंगल थ्रो ऑफ द डाइस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/6। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 0। चौथा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द 2 डाइस आर थ्रोन, तो इसका आंसर क्या आएगा 36। पांचवा है इन एनी इवेंट p इक्वल टू 1/13 देन द वैल्यू ऑफ p e बार विल बी, तो इसका आंसर क्या आएगा 12/13। नेक्स्ट है राइट द ट्रू और फॉल्स, तो इसका पहला है हमारा 1 डाइस इज थ्रोन 2 टाइम एंड द 2 डाइस आर द थ्रोन इन 1 टाइम कंसिडर एज द सेम एक्सपेरिमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट e इज अ नंबर p सच दैट p e ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। तीसरा है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1/6 स्टेटमेंट इज द ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या है फॉल्स है। चौथा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस इज 3/6, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। पांचवा है इन अ लीप ईयर कंटेनिंग 52 वीक, तो ये क्या है फॉल्स है।
उसके बाद में अगला है छठवां, ई एंड ई बार आर द कंप्लीमेंट्री इवेंट टू ईच अदर, तो ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला हाउ मेनी फेस आर देयर इन द डाइस, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये कितना होता है, 0। नेक्स्ट है व्हाट इज एलिमेंट इवेंट, तो ये क्या है, एन इवेंट इन विच द कंटेनिंग ओनली वन आउटकम। नेक्स्ट है चौथा, अ चाइल्ड हैज द डाइस बॉक्स 6 a face, so in the letter as the given below, a dice thrown a 1, what is the probability of getting A, तो A कितनी बार है, 2 बार, और टोटल क्या है, 2 4 6, यानी 2/6, यानी आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट हमारा पांचवा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो इसका सम कितना होता है, 1। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे इसके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और आप हमारा रेवेन्यू जरूर जनरेट कराना वेबसाइट के ऊपर जाकर के। मिलते हैं हम लोग किसी अगले सब्जेक्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहना, एग्जाम बहुत पास में है।